ओके, तो ठीक है। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या क्या दो सिमिलर पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, तो आंसर वाज नो, राइट। मैंने जो आपको एक पीडीएफ दिया था, उस पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन मैंने दिया था, राइट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था, एक बार फ्रिक्शन वाला थोड़ा सा समझा दीजिए, ठीक है। मैं फ्रिक्शन दोबारा से समझा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, दूसरा मेरे पास, हाँ अभी अभी शुरू किया है, जस्ट अभी फर्स्ट पेज ही है, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, कुछ पढ़ाया भी नहीं है। ओके, एंड दूसरा जो था हमारा कि टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज may attract each other, the answer was, क्वेश्चन हमारा क्या था, मैं इसके आज फ्रिक्शन पे आऊंगा, फ्रिक्शन पे आ जाऊंगा, पहले ये वाला क्वेश्चन का आंसर करिए। टू सिमिलर चार्ज बॉडीज, सिमिलर चार्ज्ड बॉडीज may attract each other, attract each other, करेगा, may attract each other, ठीक है ना। आंसर इज यस और नो, यस और नो। द आंसर इज यस, आंसर इज यस। बट हाउ सर, कैसे ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। इस पे कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनीवन? आप एक बार एक्सप्लेन करिए, फिर मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूं, राइट। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कुलम्स लॉ में, राइट। और उसके बाद जो मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होगा, उसके बाद ही स्टार्ट होगा हमारा। चलो मैं बताता हूं कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। ये कैसे अट्रैक्ट कर सकता है एक दूसरे को, चलो मैं बताता हूं। मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है, मान लो एक शीट मैंने ले लिया, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी रख सकते हो। मान लो कि एक पॉजिटिवली चार्ज शीट रखा मैंने कहा कि सिमिलर चार्ज, मान लो इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, राइट। एक पॉजिटिव चार्ज, ये वाला मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, और एक मैंने यहाँ पे दूसरी बॉडी ले ली, एकदम स्फीयर टाइप का बड़ा सा स्फीयर ले लिया, एंड मैंने इसके नजदीक रख दिया। अच्छा, इसके नजदीक रख दिया। दूसरी बात यह है कि सर ये भी पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब यह है कि एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मान लो ये पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्जेस है, या 6 कूलम मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, मुझे एक बात बताओ, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है या नेगेटिवली चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि एक्सेस यहाँ पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे सुनो, इस वाले में मान लो कि हमारे पास ये जो है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज मान लो 6 कूलम से मैंने माना है, और ये वाला कितना है, मान लो 5 कूलम है, 5 कूलम, इसको भी कह दो से। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे, तो यहां से इफेक्टिव डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है ना, एक आगे चलकर एक रिलेशन हम लोग देखेंगे अभी अभी थोड़ी देर बाद। सर ये जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, जो फोर्स होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जाता है, ये कुलम्स फोर्स है, राइट। अभी जाकर देखना है कुलम्स लॉ में है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर इन दोनों के बीच में, इन दोनों बॉडीज के बीच में एक इफेक्टिव, देखो मान लो ये चार्जेस तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कर्व एक सरफेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन अगर इफेक्टिव जैसे सेंटर ऑफ मास देखते हैं हम लोग कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास समवेयर होता है, अगर इफेक्टिव डिस्टेंस सारे चार्जेस का एक इफेक्टिव डिस्टेंस देखा जाए, तो मान लो कि ये R1 इफेक्टिव है, मान लो R1 इफेक्टिव, मान लो 1 मीटर है थोड़ी देर के लिए से, फिर से मैंने कह दिया से। अच्छा, ये R2 जो दूसरा वाला डिस्टेंस है, मान लो ये वाला यहां से यहां तक अगर देखो, तो मान लो ये R2 इफेक्टिव है, R2 इफेक्टिव है, राइट। तो R2 इफेक्टिव अगर आप देखोगे तो मान लो कि 2 मीटर है से, फिर से मैंने कह दिया मान लिया, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ये वाला फोर्स हमारा कितना है, F1 है, F1 है।
ये मान लो F1 है, सपोज दिस इज F1 और ये है F2। अब अगर मैं F1 लिखता हूं, F1 अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। F1 कैन बी रिटन एज के क्यू, मान लो इस पे चार्ज Q था, के क्यू इनटू इस पे कितना है 5 कूलम का चार्ज डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। अच्छा, रिपल्सिव नेचर का अगर फोर्स देखो, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स अगर आप देखो तो ये वाला, अच्छा इसमें मैग्नीट्यूड ही ले लो फिलहाल, क्योंकि ये बात तो पता है अट्रैक्टिव है। ये वाला के क्यू, मान लो ये तो हमारा क्यू है ना, और इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है ना, मान लो कि ये वाला हमारे पास है कितना 6 कूलम का, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, एंड ये 2 स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा है, मतलब F1 ज्यादा है या F2 ज्यादा है, विच वन इज ग्रेटर, कौन ज्यादा है? F1 is greater than F2, here F1 is greater than F2। मतलब देखो, मैंने यहाँ पे दो बॉडीज क्या ली, यहाँ पे दो बॉडीज अगर आप लोगे तो दोनों पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज है। लेकिन यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो नेट फोर्स क्या होगा हमारा, यहाँ पे अगर देखो तो यस, यहाँ पे कह सकता हूं मैं कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो मैं कह सकता हूं यस, टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज, इसको मैं कहां लिख दूं, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन इधर लिख देता हूं कि यस, टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज may attract each other, similar charge bodies may attract each other। मैंने इसलिए कहा may, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करे हमेशा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ क्या है हमारा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पे इफेक्टिव डिस्टेंस हमने माना, इसमें हमने मान लिया कि इस पे समवेयर इफेक्टिव कहीं पे चार्ज होगा, इस पे इफेक्टिव चार्ज होगा, इनका इफेक्टिव डिस्टेंस हमने देखा, इन दोनों का इफेक्टिव डिस्टेंस देखा, दोनों का फोर्स हमने फाइंड किया। जब दोनों का फोर्स फाइंड किया तो मुझे F1 क्या मिला, ग्रेटर देन F2 मिला, एंड अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव नेचर। क्या यही चीज पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है? रीजन फिर से, रीजन देखो, रीजन कुछ नहीं है, चार्जेस का सेपरेशन। रीजन क्या है, चार्जेस का सेपरेशन, इंड्यूस चार्जेस, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस इस कंडक्टर में चार्जेस कहां जा सकती हैं सर, नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर सकती हैं तो बहुत नजदीक चली जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगी तो बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन ये जो फोर्स डिपेंड करता है दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट पे, और ये जो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, या स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडीज है तो इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब F1 हमने फाइंड किया तो के क्यू 5/1 स्क्वायर, और F2 जब फाइंड किया इसका इफेक्टिव डिस्टेंस मान लिया 2 मीटर, तो ये कितना के क्यू 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तो इन दोनों फोर्सेस को अगर देखोगे तो F1 ग्रेटर देन F2, और F1 क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, प्लस और माइनस अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, F2 क्या है, रिपल्सिव नेचर का फोर्स। जबकि हमें पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करती हैं, तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन हमें ज्यादा मिली। तो क्वेश्चन यही था कि टू सिमिलर चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर, तो आंसर इज यस, ये अट्रैक्ट कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है ना, बट कर सकता है। इस सिचुएशन में हमें यह पता चल रहा है कि हाँ ये कर सकता है। लेकिन इज दिस, क्या इज दैट वैलिड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, क्या ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है? जो क्वेश्चन मैंने कहा ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है? नो सर, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि पॉइंट चार्जेस का सेपरेशन नहीं हो सकता। फॉर पॉइंट चार्जेस अगर देखो तो यहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन होगा नहीं, अगर पॉइंट चार्ज यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, हमेशा ये क्या करेगा, रिपल ही करेगा। तो पॉइंट चार्ज में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो बिल्कुल ही वैलिड है, ये हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, उसके बाद एक बार फ्रिक्शन में समझा दूंगा दोबारा। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ हाँ कहिए, बिल्कुल सर। वो जो प्रीवियस पेज था वही फर्स्ट पेज है क्या सर? हाँ, प्रीवियस पेज ही हमारा फर्स्ट पेज है। देखो
यही पेज ही हमारा फर्स्ट पेज है। ओके, नाउ सी, मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी को मैं चार्ज करना चाहता हूं। सपोज मुझे इसे चार्ज करना है, Q इज इक्वल टू प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर 2 कूलम। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड और एडेड। यहां पे लिख देता हूं मैं, अ बॉडी is charged up to Q is equal to plus 3.2 into 10 की power 2 coulomb. Then how many electrons should be added or removed? और रिमूव सही है। क्या होगा, इसको मैं प्लस 3.2 इंटू 10⁻² कूलम तक चार्ज करना चाहता हूं इस बॉडी को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 2 into 10⁻21 2 into 10⁻21। ठीक है, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। ओके, सी देखो, यस आंसर देखो क्या होगा कि सर अगर मुझे इसको निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसका सॉल्यूशन देखो आप, तो टोटल चार्ज कैन बी रिटन एज सॉल्यूशन, दिस चार्ज कैन बी रिटन एज, क्योंकि सर इसको मैंने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज किया, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज हमें पता है ये कितना है, 3 into 10⁻² कूलम है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो यहां से अगर आप देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 into 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऐड करने पड़ेंगे या रिमूव करने पड़ेंगे, इसको रिमूव करने पड़ेंगे, रिमूव, क्योंकि आप रिमूव करोगे तभी वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ऐड करोगे तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, राइट। सो दिस इज इट। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने फाइंड कर लिया, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखो, तो आपने पूछा कि सर फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन के थ्रू से कैसे चार्ज होता है, तो देखो ये मैं एक बार और बता देता हूं। थर्ड वाला मेथड जो हमारा था वो क्या था, फ्रिक्शन, राइट, फ्रिक्शन। तो मान लो कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, इसके पास मैं कूलम्स लॉ में चलूंगा। मान लो दो बॉडीज हैं हमारे पास, मान लो एक बॉडी ये वाली है, एक बॉडी ये वाली है। मान लो बॉडी ए है, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, राइट। दोनों न्यूट्रल है, मान लो कि ये न्यूट्रल बॉडीज हैं, सपोज दीज आर दी न्यूट्रल बॉडीज, ठीक है ना। न्यूट्रल बॉडीज में मैंने दोनों को रब किया, मान लो कि रब करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स ए से निकलकर कहां चले गए, बी पे चले गए, इलेक्ट्रॉन्स निकलकर। जब ए से निकलकर बी पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको ए कैसा चार्ज मिलेगा, ए पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा। अब देखो होता क्या है, व्हाट हैपेंस हियर, सी यहां पे क्या होगा, ए है और ये बी है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, बी बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर, एक्चुअली क्या होता है जब आप रब करते हो ना, हाँ कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल एकदम से सेम है, ग्रेविटेशनल और कूलम्स लॉ आप देखोगे तो एग्जाम एग्जैक्टली सेम है, मैं आपको कंपैरिजन कर भी बता दूंगा दोनों को अभी। और ग्रेविटेशन आपका हाफ पार्ट यहीं से आपका कवर हो जाएगा, तो ग्रेविटेशन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना अगर ग्रेविटेशन नहीं हुआ है क्लास में तो, राइट। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जब आपने, अच्छा प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा फ्रिक्शन, आपने यहाँ पे देखा होगा, अच्छा कभी आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि आप अगर पॉलिस्टर टाइप का कपड़ा पहने हो आपने, तो कभी देखा कि वो स्पार्क करता है, अगर आप हाथ ऐसे रब करोगे तो स्पार्क करता है, कभी देखा आपने,
आपने देखा होगा, या फिर ब्लैंकेट के अंदर भी आपने देखा होगा, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप ना इसको क्या करते हो, आप इसको रब करते हो, है ना, एक दूसरे को रब करते हो। रब करने के वक्त क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे हीटअप होता है, जैसे दो हाथ को आप ऐसे रब करो तो हीटअप हो जाता है आपके हाथ। हैंड्स जब हीटअप होंगे या फिर दो बॉडीज हीटअप होंगी तो यहाँ के बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं, मतलब बॉडी की जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन स्क्रैच आउट हो सकता है, स्क्रैच आउट होकर दूसरी बॉडी में चली गई। अगर स्क्रैच आउट होकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स चली गई तो जहां से गई वो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और जिस पे गई वो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वेरी सिंपल मैथड। या फिर मैंने आपको बताया था ग्लास और सिल्क, मान लो ये सिल्क है और ये ग्लास है, ग्लास को रब करोगे सिल्क में तो क्या होगा, ग्लास को रब करोगे सिल्क में तो ग्लास क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और सिल्क क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। सो दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का मेथड है। होप आपको समझ में आ गई होगी फ्रिक्शन का भी मेथड। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बच्चों बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्योंकि अब मैं रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक में एंटर करने वाला हूं। जो असलियत में इलेक्ट्रोस्टैटिक है वहां मैं एंटर करने वाला हूं, इसलिए मुझे बताओ अगर यहां तक कोई डाउट है तो। नो डाउट सर, गुड, नो डाउट सर। गुड, वेरी गुड। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, एंड दैट इज कुलम्स लॉ। देखो कुलम्स लॉ में अभी लॉ है, बाकी उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस है, तो दोनों चीजें देखनी पड़ेगी हमें कि कुलम साहब ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी। तो सबसे पहला कुलम्स लॉ, एंड पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुलम्स लॉ पे ही बेस्ड है। कुलम्स लॉ, देखो कुलम्स लॉ होता क्या है। कुलम्स लॉ में जो कुलम साहब ने ना एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने दो टाइप, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने, लेकिन दो टाइप के एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पे देखना है। मान लो कि दो चार्जेस उन्होंने, पॉइंट चार्ज, एंड कुलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस है ना, हालांकि इसको इंटीग्रेशन से हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ये वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए। तो उन्होंने दो पॉइंट चार्जेस लिए, सपोज एक पॉइंट चार्ज यहां पे लिया, एक पॉइंट चार्ज यहां पे लिया। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, राइट। इन दोनों को उन्होंने रखा, ठीक है ना। अच्छा, स्मूथ सरफेस पे रखा। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने पाया कि सपोज ये Q1 चार्ज था हमारा और ये Q2 चार्ज था, राइट। जब इन्होंने क्या किया, Q1 को फिक्स रखा और Q2 को फ्री कर दिया मूव करने को, तो उन्होंने पाया कि Q2 किधर जा रहा है, Q2 का जो मूवमेंट था वो था इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था, फोर्स था, रिपल्सिव नेचर का फोर्स था, तो Q2 इधर ही मूव करेगा क्योंकि ये Q1 इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिपल्सन, बिल्कुल। और लाइकवाइज आप दूसरे वाले में भी देखो तो Q2 को फिक्स कर दिया तो Q1 किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है ना, इन दिस डायरेक्शन ये मूव कर रहा था। वेरी गुड। अच्छा, यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने दोबारा से दोहराया। ये लाइन है डॉटेड लाइन, मैंने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिखाया, लाइन ज्वाइनिंग दिखाया। दूसरा वाला जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था, देखो ये था पॉइंट चार्ज, एंड उन्होंने कहा कि चलो मैं चार्ज को चेंज कर देता हूं। सपोज चार्ज को उन्होंने चेंज किया, और चार्ज चेंज करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो इसको मैं पॉजिटिव ही रखता हूं और इसको नेगेटिव रख देता हूं। मान लो Q2 इज नेगेटिव चार्ज। फिर से उन्होंने सेम चीज देखी, उन्होंने इसको रिलीज किया। जब रिलीज किया तो पाया, जब F2 मतलब Q1 को फिक्स किया, Q2 देखा कि Q2 किधर जा रहा है, वो Q2 इन दिस डायरेक्शन जा रहा है। एंड जब Q2 को फिक्स किया तो पाया कि ये इधर जा रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ऑलवेज अगर देखा तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ऑब्जर्व की कि ये दोनों फोर्सेस क्या थे, दोनों, इसका मतलब इधर जा रहा है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये फोर्स ऑन वन, F, दिस इज द फोर्स, दिस इज फोर्स, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इधर है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। लाइकवाइज यहाँ पे भी देखा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इन दिस डायरेक्शन है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन एक कॉमन बात उन्होंने देखी कि दोनों फोर्सेस ऑलवेज क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस।
फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने फाइंड किया कि इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, ये जो फोर्स लगने वाला फोर्स है, उन्होंने कहा कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड उन्होंने बताया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। तो दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है एंड उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, मान लो ये डिस्टेंस है इसका, r इज द डिस्टेंस, एंड इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्सेस। एंड फाइनली जब इन्होंने रिलेशन दिया तो उन्होंने कहा कि ये k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूंगा आपको, यहीं पे इस वाले लाइन, ब्लू वाले लाइन पे मैं ग्रेविटेशन का भी बता दूंगा आपको यहाँ पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से उन्होंने कहा कि दिस F इज इक्वल टू दिस फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2, अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, अभी वेक्टर फॉर्म में मैं नहीं लिख रहा हूं, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, राइट। एंड ये कहा कि ये हमारा फोर्स है, दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स, दिस इज कूलम्बिक फोर्स, क्योंकि कूलम्ब साहब ने दिया था तो कूलम्बिक फोर्स उन्होंने कहा। अब बात आती है सर ये k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू किन किन बातों पे डिपेंड करती है, इस पे मैं आता हूं नेक्स्ट में, ओके। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर आप ग्रेविटेशन में, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन अगर ग्रेविटेशन में आप देखो तो ग्रेविटेशन में सी, मैं एकदम से दोनों चीजों को एक साथ ही लेकर चलता हूं। सुनो, ग्रेविटेशन में क्या था कि जब न्यूटन साहब ने चीजों को फाइंड किया तो उसमें क्या था, हाँ मैं के की वैल्यू पे आता हूं साइदुल, अभी रुक जाओ। अभी मान लो कि दो मासेस थे यहाँ पे, मान लो मास m था, m1 था और मास m2 था, मास m1 एंड m2। ग्रेविटेशन में मासेस होंगे, ये m1 है, ये m2 है, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, ये r है। तो देखो, जब यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा चीजों को तो पाया कि ये मास ऑलवेज इधर मूव कर रहा है और ये मास ऑलवेज इधर मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो दोनों टाइप के फोर्सेस पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, अट्रैक्टिव नेचर का है रोशन जमील, बिल्कुल। कूलम्ब्स लॉ में जब देखा तो अट्रैक्टिव नेचर का भी था और रिपल्सिव नेचर का भी था, लेकिन इन केस ऑफ ग्रेविटेशन ओनली अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स था। ये क्या था, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, एंड दोनों क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और इसका जब मैग्नीट्यूड उन्होंने फाइंड किया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने पाया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। मतलब क्या है सर, जहां पे चार्जेस का प्रोडक्ट था वहां पे मासेस का प्रोडक्ट है। उसके बाद फिर से उन्होंने दूसरी चीज देखी न्यूटन साहब ने कि सर ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज के इनवर्सली डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर या स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड फाइनली इन्होंने रिजल्ट दिया कि ये G इज डायरेक्ट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह दो, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, राइट। देन दिस F इज G into m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो विद माइनस साइन आएगा, माइनस साइन ऑलवेज सिग्निफाइज दैट कि ये फोर्स हमारा क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ये ऑलवेज क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। देखो Q के जगह m आया, K के जगह G आया, R के जगह तो R ही है। अब यहाँ पे G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। देखो साहिदुल, ग्रेविटेशनल में ओनली देखो ये प्रॉपर्टी है मासेस की कि दो मासेस ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, ये मासेस कभी एक दूसरे को रिपल नहीं कर सकते। ऑलवेज दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मास की प्रॉपर्टी है। जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकता है या रिपल भी कर सकता है, बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशन ओनली ये क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, कभी रिपल नहीं कर सकता। ठीक है ना, अगर रिपल्सन होता तो हमारा क्या हाँ हाँ ओके चलो। तो यहाँ पे सर ग्रेविटेशन का ये चीज देखा, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड एफ की वैल्यू है ना, एफ की वैल्यू। अब मैं आता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर नेक्स्ट आप देखो तो सर ग्रीन कलर से मैंने इसको दिखाया था, तो एफ यहाँ पे एफ हमें क्या मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दैट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर सर के की वैल्यू देखो
तो के की वैल्यू मिल जाती है हमें, दैट इज 9 इंटू 10⁹, राइट। ओके, अच्छा इसकी यूनिट अगर देखोगे तो यूनिट के की यूनिट क्या हो जाएगी सर, इधर फोर्स है न्यूटन और मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको यहाँ पे यूनिट थोड़ा अच्छे से दिखे। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, ये के की वैल्यू है। अच्छा, के को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस के कैन बी रिटन एज के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये के की वैल्यू ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। एंड हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, दिस फोर्स कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स हमें कितना मिला, ये फोर्स मिला लाइक दिस, ठीक है ना, ये फोर्स मिला हमारा इतना। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, परमिटिविटी को बहुत ही डिटेल में हमें आगे पढ़ना है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। एक्चुअली ये टर्म परमिटिविटी आपको एप्सिलॉन नॉट, हाँ वही चीज मैं बता रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट ये होता है परमिटिविटी, है ना, इसको कहते हैं एक्चुअली, ये आगे चलकर बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि ये क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करने में, प्रोपोगेट करने में मदद करती है। देखो फ्री स्पेस में ईएम वेव ट्रेवल करता है, वहां पे कोई मीडियम नहीं है, वेव को ट्रेवल करने के लिए मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे नॉन मैकेनिकल वेव है, जैसे ईएम वेव है, नहीं 2.71 नहीं है महमूदुल, ये 2.71 तो वो ई है, ई की वैल्यू होती है 2.71, ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है। ये एप्सिलॉन की वैल्यू मैं अभी लिखाता हूं, अभी बताता हूं कितना होता है। बेसिकली ये क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रेवल करने में मदद करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, राइट। अब इसका अगर यूनिट आप देखोगे तो सर के की यूनिट से उल्टा है, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट अगर देखोगे तो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, हालांकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना सर। एब्सेंस टू एटॉमिक लेवल में होता है ना एप्सिलॉन, तो एटॉमिक लेवल पे होता है ना, नहीं एटॉमिक लेवल पे कोई जरूरी नहीं है एक्चुअली, ये ना ये बेसिकली किसी भी मटेरियल के लिए हो सकता है ना, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है या फ्री स्पेस पे डिपेंड करता है ना। ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टर्म आएगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी ये सारी बातें डिपेंड करती है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है ना, किसी मटेरियल का, या फिर फ्री स्पेस का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, के मीडियम में डिपेंड करता है, तो वैल्यू चेंज होगा। हाँ बिल्कुल, के की वैल्यू नहीं, ये तो के की वैल्यू, ये अलग चीज है, ये के अलग है, ये के अलग है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होगा ना वो अलग होगा। ये तो के फ्री स्पेस पे, अगर आप देखो तो फ्री स्पेस का एप्सिलॉन हमारा कांस्टेंट है, ये जो है ना के फ्री स्पेस का अगर देखो तो ये एप्सिलॉन फ्री स्पेस का कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। लेकिन एक के और आएगा हमारे पास जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली एप्सिलॉन ये हो जाता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यहाँ पे देखो ये वैल्यू एक अलग होती है जिसको एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर बेसिकली एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है ना। ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी को एक टर्म और दिखाते हैं हम लोग के, ये वाला के और ये वाला के में फर्क है, ये हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो खैर उस पे जाने की अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। ओके, यहां तक बातें समझ में आई? ये जो फॉर्मूला है मैंने लिखा है, क्या ये बात आपको समझ में आई? इसमें अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी बहुत सारे आपके पास डाउट्स रहेंगे, नो डाउट, लेकिन वो सारे डाउट्स धीरे धीरे आपके क्लियर होते जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, डोंट वरी। ओके, तो ये हमारा फ्री स्पेस का है और ये के की वैल्यू है, तो फाइनली हमें एफ की वैल्यू क्या मिली, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब एक बात सुनिए, अब जो ऑब्जर्वेशंस थे इनके
कूलम साहब के ऑब्जर्वेशंस, मैं उन ऑब्जर्वेशंस पे आता हूं, राइट। ये तो फॉर्मूला था, अभी वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा भी नहीं है, वेक्टर फॉर्म में मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं इसका ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूं, ठीक है ना। परमिटिविटी पे है डाउट्स, देखो उदय वॉमिक, अभी फिलहाल इतना समझ लो कि परमिटिविटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपोगेट करने में मदद करती है, बस अभी फिलहाल इतना समझ लो। परमिटिविटी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, राइट। परमिटिव डाइलेक्ट्रिक जब पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको परमिटिविटी मैं समझाऊंगा अच्छे से, गॉट इट। अब सुनो आगे चलो, हाँ अब आगे चलिए। तो सर ऑब्जर्वेशंस, यहां पे ऑब्जर्वेशंस मैं एक बार देख लेता हूं, ओके ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस, राइट। ऑब्जर्वेशंस क्या थे? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि सर ये जो फोर्स थे, दोनों के बीच में जो फोर्स था, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में था, है ना। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस are always equal and opposite in nature, and opposite in nature। मतलब यह है कि F12 अगर देखो इसका मैग्नीट्यूड देखो इक्वल है, मतलब जितना फोर्स 1 पे लगेगा उतना ही फोर्स 2 पे भी लगेगा, लेकिन क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो F12 अगर मैं लिखता हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो F21 कितना हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट। यहां देखो, एक अगर फोर्स इधर है तो दूसरा अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। दिस इज इट, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो तो सेकंड ऑब्जर्वेशन है लाइक दिस। सेकंड ऑब्जर्वेशन, कि सेकंड ऑब्जर्वेशन, द फोर्स इज ऑलवेज force between two charges are always along the line joining of the two charges of the two charges, right। ये ऑलवेज क्या होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस होगी, दो चार्जेस के बीच का फोर्स। देखो ये भी लाइन ज्वाइनिंग में है, ये भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, ये अलग बात है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस है, गॉट इट। चलो अब लास्ट ऑब्जर्वेशन बताता हूं, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में लास्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत इजीली। अब सुनो मान लो कि हमारे पास 2 चार्जेस थे पहले से, सपोज हमारे पास 2 चार्जेस थे, यहाँ पे Q1 Q2 2 चार्जेस है, यहाँ पे हमारे पास Q1 है, मान लो ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज, ये Q1 है, सपोज दिस इज Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो किधर के डायरेक्शन में होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस होंगे, मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इधर के डायरेक्शन। अब सुनिए, ये वाला जो फोर्स है ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, एंड ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, इधर के डायरेक्शन। अच्छा मान लो मैं एक थर्ड चार्ज ला देता हूं, सपोज इन दोनों चार्जेस के नजदीक लाकर एक थर्ड चार्ज प्लेस कर देता हूं, समवेयर यहां लाकर प्लेस कर देता हूं। हाँ क्या हुआ, हाँ मान लो कि ये थर्ड चार्ज लाकर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूं, और मान लो ये थर्ड चार्ज भी हमारा पॉजिटिव चार्ज ही है, सपोज ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये मान लो Q3 चार्ज है। ये Q3 चार्ज भी क्या करेगा, ये Q3 चार्ज भी इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और वो चार्ज किधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो चार्ज इन दिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये दोनों अगर आप देखो तो लाइक दिस, ऐसे देख लो, है ना। ये चार्ज इस पे इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, F1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, एंड लाइकवाइज ये वाला चार्ज
इसमें भी फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में तो ऑलवेज फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। अब इसमें देखो तो ये वाला क्या है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इन दिस डायरेक्शन। इस वाले के वजह से फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 क्या इन दिस डायरेक्शन होगा, है ना। ये फोर्सेस होंगे। क्या ये फोर्सेस समझ में आए आपको? अगर ये फोर्स समझ में आया तो ऑब्जर्वेशन जो है वो मैं बताता हूं आपको। ये फोर्सेस समझ में आए पहले? हाँ, सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करें। हाँ, अब सुनिए, अब मुझे एक बात बताइए कि सर हाँ Q1 Q2 के बीच में, Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स था वो F12 या F21, अगर थर्ड चार्ज को मैंने प्लेस कर दिया, क्या इन दोनों के बीच में जो प्रीवियसली जो फोर्स था, क्या उस फोर्स पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? ब्रिंगिंग ऑफ थर्ड चार्ज, क्या ब्रिंगिंग ऑफ थर्ड चार्ज जो प्रीवियसली दो फोर्सेस थे, मतलब Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स था, क्या उसको अफेक्ट कर रहा है? यस और नो? सर इसके कंपोनेंट तो अफेक्ट करेगा। हाँ, कंपोनेंट नहीं, मैं इस पे फोर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फोर्स। अभी देखिए, अभी सिर्फ फोर्स देखिए, इन फोर्सेस पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। इन दोनों फोर्सेस पे जो ओरिजिनली जो फोर्स था F12, क्या उसके डायरेक्शन में चेंज हुआ? नहीं। क्या उसके मैग्नीट्यूड पे चेंज हुआ? नहीं। इसका मतलब सर, ब्रिंगिंग ऑफ थर्ड चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन प्रीवियस टू चार्जेस। लेकिन बट आगे सुनिए सर, Q1 पे नेट फोर्स बढ़ गया या घट गया? वो तो डिपेंड करेगा एंगल पे। क्या Q1 पे नेट फोर्स चेंज हो गया? हाँ सर। Q1 पे नेट फोर्स चेंज हुआ, Q2 पे भी नेट फोर्स चेंज हुआ। यहाँ पे देखो, ये F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 है इधर। मतलब ये है कि अगर आप, हाँ, रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि सर जो प्रीवियस फोर्सेस थे उन फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर नेट फोर्स देखो तो वो चेंज हो गया। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में दो दोस्त हैं, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखो तो दो दोस्त हैं, मान लो एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है, इन दोनों में काफी अच्छी गहरी दोस्ती है। एक थर्ड दोस्त आ जाता है, मान लो C है। क्या इन दोनों की दोस्ती पे फर्क पड़ने वाला है? इन दोनों की दोस्ती पे फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन नेट दोस्ती A पे बढ़ गया क्या? अब दो प्यार मिल रहा है, दो दोस्ती मिल रही है, किसके वजह से? B और C के वजह से। B पे भी बढ़ गई सर, B पे A और C के वजह से। C पे तो बढ़ ही गया सर, A और B के वजह से मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ये बात समझ में आई? इसका मतलब सर, ब्रिंगिंग ऑफ थर्ड चार्ज का चेंज नहीं होगा क्या? नहीं, अभी मैंने फिक्स रखा है महमूदुल, अभी Q1 Q2 को मैंने फिक्स रखा है। इसका पोजीशन चेंज होगा अगर हम फ्री कर देंगे, लेकिन मैंने अभी फिक्स रखा है। दिस चार्जेस आर फिक्स्ड चार्जेस। फ्री का भी मैं इक्विलिब्रियम में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो सर ब्रिंगिंग ऑफ थर्ड चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन प्रीवियस टू चार्जेस। देखो 1 मिनट से कम टाइम बचा है।